अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आज हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं प्राचीन भारत के कुछ तथ्यों के बारे में। अब मैंने यहाँ तथ्यों का नाम लिया है। एज़ यू नो हिस्ट्री कई या मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। बोरिंग लगती है क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेट्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। हमें पढ़ने में ईज़िली हमें लर्न नहीं होती है। बट यहाँ आपको क्विक फैक्ट्स के रूप में हम हिस्ट्री देंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ फैक्ट्स भी होंगे, पिक्चर्स भी होंगी एंड आपको थॉरोली पढ़ाया भी जाएगा इसमें। ठीक है, डिटेल्ड स्टडी दी जाएगी इसके बारे में। और आपको पता है हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है। प्राचीन भारत में हमने डिवाइड किया है उसको, फिर मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। तो हमने सबसे पहले पोर्शन जो शुरू किया है वो प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में भी हमने सब टॉपिक जो है पकड़े हैं। वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ये जो हम क्विक फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप नेट सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलाइड एचएएस सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप लोअर लेवल की जो टेस्ट है टीजीटी की, पटवारी, कोई बैंकिंग सेक्टर का कोई टेस्ट है उसमें भी नॉर्मली जीके आता ही है। ठीक है, तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जीके पोर्शन भी कवर करता है। तो हिस्ट्री इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स वाई हमने ये सीरीज़ शुरू की है और आज हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। ठीक है, सो हियर आई एम। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी में इतिहास शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ठीक है, यहाँ बोला गया है जो इतिहास शब्द है, ठीक है, उसका सबसे पहला प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, ऐसा हमें सबसे पहले कहाँ मिला है ये शब्द इतिहास? उसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद आपको पता है बहुत ही प्राचीनतम पुराण है, सॉरी पुस्तक बोल सकते हैं हम। पुस्तक है हमारी, मेन रूप से हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम मेनली जो जादू टोने के बारे में या यज्ञ के जो मंत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है अथर्ववेद में इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किस भाषा से मिलकर बना है? जो हिस्ट्री शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्ट्री, ठीक है, वो किस भाषा से मिलकर बना है? तो इसमें आता है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, जिसका अर्थ है शोध या रिसर्च द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। वैसे भी मेनली हिस्ट्री जो है वो तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है हर चीज़ की। तो इसका वैसे भी मीनिंग है शोध या रिसर्च द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? अब यहाँ मैंने बोला था, यहाँ हमने मीनिंग पूछा है, ठीक है, और यहाँ बोला कि सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया। यहाँ हिस्ट्री इंग्लिश में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज़ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेनली क्वेश्चन में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। तो आप इसको वैसे भी लर्न कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा द हिस्ट्रीज़ में। ठीक है, और ये पुस्तक जो थी मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, थोड़ा इमेज का प्रॉब्लम है यहाँ। द हिस्ट्रीज़, इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक जो है 5वीं शताब्दी के आसपास लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ फारस आएगा। ठीक है, आप मेंशन कर लें, फर्स्ट वीडियो है। भारत और फारस के संबंधों का, फारस उस टाइम उसमें यूनानी जो देश थे कई, मिस्र वगैरह उसमें आते थे। ठीक है, फारस के संबंधों का वर्णन किया है। हालांकि वे कभी भारत नहीं आए, तो उन्होंने जो भारत के ऊपर जो फैक्ट्स दिए हैं, तथ्य दिए, अपनी जानकारी दी है, वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। ठीक है, और हेरोडोटस के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगी कि वो यूनानी इतिहासकार थे और उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और उन्होंने क्या बताया था अपनी बुक में? उन्होंने बताया था कि भारत ईरान का 20वां प्रांत था। ठीक है, जहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। ठीक है, टैलेंट उनकी कोई मुद्रा थी, उस टाइम करेंसी थी, और राजस्व के रूप में, कर के रूप में उस टाइम 360 टैलेंट राजस्व के रूप में उन्हें प्राप्त होता था। एंड यहाँ आ रहा है एक और क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। कुछ कथन जो फेमस सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा कहे जाते हैं या किसी बुक में मेंशन होते हैं, वैसे भी एचएस और अलाइड सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक ऐसी स्टेटमेंट मेंशन की गई है, समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। भारत के विषय में उपरोक्त कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ये जो कथन है भारत के लिए, ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है, किस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया? तो उसका सही उत्तर है विष्णु पुराण। आपको पता है जो पुराण है वो 18 जो पुराण है हमारे, ठीक है, टोटल, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे भारतीय इतिहास में। और पुराणों को वैसे भी पंचम वेद कहा गया है, 4 वेद है हमारे, 5वां वेद पुराणों को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आर्यों की कितनी जातियां भारत में बसी? वैसे तो मेनली बाद में सर्वप्रथम आर्यों की कितनी जातियां भारत में बसी? यहाँ उत्तर आएगा 5, ठीक है। यहाँ हमें आर्यों के बारे में एक डिटेल में हम आगे एक वीडियो करेंगे। आर्यों की जो मेन जातियाँ थी, ठीक है, पहले वो 5 थी, फिर बाद में वो बढ़ती गई, ठीक है, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती गई आगे, पर मेनली यहाँ जो है वो 5 आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, उन्होंने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? तिब्बत में, भाषा की समानता के कारण, ठीक है, क्योंकि तिब्बत में जो लोग भाषा बोलते थे, ठीक है, और आर्यों की जो भाषा थी उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी थी, दैट्स वाई उन्होंने मेंशन किया कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो मेनली कहाँ था? तिब्बत में था। और तिब्बत से उठकर वो कहाँ आए थे? भारत में, जहाँ मेंशन किया जाता है मेनली ज़्यादातर इतिहासकारों द्वारा कि वो भारत में कहाँ बसे थे? सबसे पहले पंजाब में। आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? आर्य शब्द आया है 33 बार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जो कई टेस्ट हैं मेनली जो इलेक्शन कानून गो पटवारी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? दिस इज 33 टाइम्स। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? यहाँ आएगा मध्य एशिया, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, आर्य प्रजाति जो थी भारत की नहीं थी। आर्य जो है बाहर से बस के आए हैं, बाहर से आए हैं, और भारत की जो मूल निवासी थे उन पर उन्होंने आक्रमण किया और सबसे पहले वो पंजाब में बसे, ठीक है। ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं आपको हेरोडोटस के बारे में, ठीक है। एंड हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत की प्राचीनतम जनजातियां माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। भारत की जो प्राचीनतम जनजातियां थी, ठीक है, वो मेनली जैसे भाषा के आधार पर, ठीक है, सामाजिक आर्थिक आधार पर कई भागों में उनको बांटा गया है, पर मेनली यहाँ ये जातियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, इस यहाँ आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो 6 जनजातियाँ मैंने बताई आपको, ठीक है, ये जो विभाजन हुआ है ये है भारत में जो 80 पिंजर मिले हैं, ठीक है, शारीरिक बनावट के आधार पर इनको 6 भागों में डिवाइडेड किया गया है। निग्रिटो, प्रोटो, स्टरलाइट, मेडिटरेनियन, ठीक है, ब्रेकाईफेसलस, नार्डिक और मंगोलियन, ठीक है। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर आपको कुछ कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे नेग्रिटो हैं, नेग्रिटो भी बोलते हैं इसको, नेग्रिटो या नेग्रिटो, ठीक है, ये मेनली जो है ये अंडमान निकोबार, कोचीन, त्रावणकोर, केरल का एरिया, ठीक है, आसाम और पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये लोग, ठीक है, निग्रिटो जो हैं। और ये इनकी पहचान कैसे होती है? इनका छोटा सा कद होता है, चौड़ा सिर होता है इनका, मोटे होंठ होते हैं, चौड़ी नाक, और इनका जो रंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा काला होता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं, इस टाइप की थोड़े लगते हैं ये, ठीक है। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट जो डिस्क्रिप्शन वह है वो इस तरह की है, ठीक है। अब आता है प्रोटोस्टरलाइट, ठीक है, प्रोटो आस्ट्रोलाइट भी बोला जाता है, ठीक है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है यहाँ। प्रोटो आस्ट्रोलाइट भी बोला जाता है, प्रोटो स्टरलाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उल्लेख
यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी आपको, ये जो सेकंड हमारी जनजाति है, इसका उल्लेख प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथों में, हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें निषाद के रूप में भी किया गया है, ठीक है, निषाद के रूप में। तो आप इसको लर्न कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, निषाद। तो इनकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, छोटा कद है इनका भी, काली भूरी आंखें होती हैं इनका, घुंघराले रंग हैं, सॉरी बाल हैं इनके, और लंबा सिर होता है इनका, और इनकी इनकी भी चौड़ी नाक होती है, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइप से जो अमेरिकन है इस टाइप से आ सकते हैं ये। अब आते हैं मेडिटेरियन, या हम बोल सकते हैं मेडिटरेनियन, ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो मेडिटरेनियन जो है भूमध्य सागरीय जनजाति है, ठीक है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये द्राविड़ भाषी जो लोग हैं उनमें और इनमें, जो भूमध्य सागरीय जनजाति है उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। इनके लंबे सिर हैं, मध्यम कद होता है इनका, पतले होंठ होते हैं। अभी जो हमने दो जनजातियाँ पढ़ी उनमें मोटे होंठ हैं, इनके पतले होंठ हैं, घुंघराले बालों वाले होते हैं, ठीक है। फोर्थ आती है हमारी ब्रेकाई फेसलस, ठीक है, पश्चिमी ब्रेकाई फेसलस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और इनकी होती है मेनली 3 शाखाएं, कितनी, मेनली 3, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3। और कौन कौन सी है, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मीनाइट, ठीक है, आर्मीनाइट भी बोल सकते हैं इनको। यूरोप के जो अल्पास पर्वत के समीप रहने के कारण इनको अल्पाइन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये गुजरात में मिलती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसकी दूसरी शाखा जो है वो जो डिनारिक मैंने मेंशन किया था, वो बंगाल, उड़ीसा और काठियावाड़ और तमिल भाषी क्षेत्रों में रहती है। और जो तीसरी है आर्मीनाइट, आर्मीनाइट बोला गया है, ठीक है, वो मेनली मुंबई के जो पारसी लोग हैं उनसे मिलती जुलती है, ठीक है, उनको बोला जाता है आर्मीनाइट, जो ब्रेकाई फेसलस हमारी जनजाति है। नाउ मंगोलियन, ठीक है, मैं यहाँ मंगोलियन पहले मेंशन कर रही हूँ, वाई बताऊंगी आपको रीज़न। जो मंगोलियन, आपको पता है मंगोल जो है वो मंगोलियन कंट्री जो है वो मंगोलियन एरिया चीनी एरिया की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनका ये जनजाति जो है वो भारत में पूर्व की तरफ से आई है, चीनी साइड से आई है, ठीक है। तो जैसे जो चीनी लोग होते हैं उनके फीचर होते हैं, इनके फीचर बिल्कुल सेम वैसे हैं। और इनकी भाषा भी चीनी तिब्बती समूह से मिलती जुलती है, ठीक है। तो आप समझ के होंगे कि यहाँ जो देखो मंगोलियन पिक्चर में भी दिया गया है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी वैसी है इनकी, दिखने में ये लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो इनका स्किन कलर होता है वो हल्का सा भूरा या पीले रंग का होता है, ठीक है, मंगोलियन वैसे है। अब आते हैं नार्डिक या नॉर्डिक, ठीक है। इस प्रजाति को, दिस इज मेन, दैट्स वाई मैंने इसका मेंशन सबसे लास्ट में किया है, ठीक है। इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है, ठीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बोला जाता है कि जो नार्डिक जनजाति है वो आर्यों से रिलेटेड है, ठीक है। और सर्वप्रथम ये जनजाति जो थी सबसे पहले भारत में आकर बसी, और धीरे धीरे फिर वहाँ से सारे देश में फैली थी। और ये दिखने में कैसे होते हैं, इनके लंबे सिर होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्किन कलर होता है वो वाइट या थोड़ा पिंकिश टाइप होता है, और नीली आंखों वाले होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख लेंगे नार्डिक जो हैं वो यहाँ इस ऐसे चेहरे वाले होते हैं, ऐसी इनकी इनके फीचर होते हैं, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। किसका यह मानना था कि यहाँ आर्य होगा, सॉरी मिस प्रिंटिंग के लिए, आर्य प्रजाति भारत की नहीं बल्कि मध्य एशिया से आई थी, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मेंशन किया था, आर्य प्रजाति जो थी वो मध्य एशिया से भारत आई थी सर्वप्रथम पंजाब में। ये मैक्स मूलर ने और विलियम जोन्स ने कहा है। मैक्स मूलर आपको पता है एक जर्मन इतिहासकार थे, काफ़ी फेमस, ठीक है। और विलियम जोन्स तो आपको पता ही है, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में 1784 में, ठीक है। काफ़ी बड़े विद्वान थे, उन्होंने काफ़ी भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन की है उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया से आकर आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे, ठीक है। तो यहाँ अगेन बार बार आर्य लोगों का जो है वो वर्णन हो रहा है।
तो यहाँ इसका आंसर है पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, पंजाब को सप्त सैंधव प्रदेश भी बोला जाता है। सप्त मतलब सात कई चीज़ों के लिए बोला जाता है। मैंने यहाँ भी मेंशन सिर्फ नदियों का किया है कि 7 नदियों का देश भी बोला जाता है, 7 भूमियों का देश भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो आप याद करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ना हो गया, ये फैक्ट है। ठीक है, इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश भारी आक्रमण से हुआ और वह आक्रमण आर्यों द्वारा किया गया था। वह मध्य एशिया में भारत में सबसे पहले पंजाब में पहुंचे। तो यहाँ बोला गया है, कुछ इतिहासकार थे जिनका ये मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों के आगमन से भी पहले की थी। ठीक है, और उसका जो विनाश था, कई लोग ऐसा मानते हैं कि उसका बाढ़ के कारण विनाश हुआ, कई लोग मानते हैं कि आगजनी से उसका विनाश हुआ, और कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसका बाहरी आक्रमण के साथ उसका विनाश हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कई नरकंकाल एक जगह मिले थे 40 या 41 के करीब। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था, और उनके जो अस्थि पिंजर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। तो ऐसा कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा संस्कृति का विनाश जो है वो बाहरी आक्रमण के द्वारा हुआ था। और ये भी अवधारणा है कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। तो ऐसे माना जाता है कि वो आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने किया था। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? ठीक है, ऐसा माना जाता है आर्यों द्वारा। ठीक है, और ऋग्वेद में आर्यों का वर्णन भी मिलता है हमें। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही वेदों का क्या किया है? निर्माण किया है, रचना की है। पुराणों और अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम क्या मिलता है? ठीक है, तो भारत का नाम मिलता है जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप आपने सुना होगा। ये कोई पूरा प्रदेश नहीं है, दिस इज कॉल्ड, मतलब ये पूरा एक द्वीप है। ठीक है, और प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पर जो थे वो कई इतिहासकार मानते हैं कई कि 8 द्वीप थे, कई मानते हैं कि 7 द्वीप थे। तो वो जम्बू द्वीप था, उनमें से एक द्वीप था, और जम्बू द्वीप में ही भारत देश आता था। ठीक है, प्राचीन हमारे ग्रंथों में भी बोला गया है कि जम्बू द्वीप के भारत देश में यज्ञ आदि होते थे, तो यहाँ भगवान जो थे यहीं निवास करते थे। चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, वेरी फेमस, ने अपने विवरण में भारत को किस नाम से पुकारा है? ठीक है, यहाँ मैंने आंसर मेंशन नहीं किया है, यहाँ आएगा यिन टू। ठीक है, तो यहाँ जो हेनसांग थे, ठीक है, जो चीनी यात्री थे, ठीक है, वो किस नाम से पुकारते थे भारत को? यिन टू के नाम से। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार किस तीर्थंकर के पुत्र के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा? ठीक है, तो यहाँ एक मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। प्रथम जो हमारे जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, तीर्थंकर क्या होते हैं? जो जिन्होंने अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसको जिन भी बोला जाता है, महावीर को भी जिन बोला जाता था। ठीक है, तीर्थंकर उन्हें बोला जाता है जो पुनर्जन्म मतलब लिया हो, और जो जन्म मरण के फेर से वो मुक्त हो चुके हों। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होगी हो जिन्हें। तो ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थंकर। ठीक है, उनके पुत्र भरत, या कई ग्रंथों में भारत भी है, ठीक है, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके 2 पुत्र थे मेनली, एक भरत थे और दूसरे बाहुबली थे। जो बड़े वाले थे वो भरत थे। ठीक है, और वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने। ठीक है, उन्हें पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द होल वीडियो। एफर्ट किया है मैंने यहाँ आपको हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जो हैं उसको प्रोवाइड करवाने का। आपको ये वीडियो कैसे लगा? फर्स्ट टाइम जो वीडियो है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आगे इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।